हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज़ पुलकित जैन एंड दिस इज़ ग्रेविटा एजुकेशन। आज हम राम मनोहर लोहिया जो थे, उनके जो विचार थे वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनके बारे में, उनका जन्म 1910 में हुआ था। ये कुछ किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। पहले गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, दूसरी किताब का नाम है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज़म। इनके व्यूज़ जो सोशलिज़म पे हैं वो बहुत फेमस हैं, तो किताब भी उन्होंने सोशलिज़म पे ही बेस लिखी है, क्योंकि उनमें गांधी जी के विचार और जो मार्क्स थे उनके विचार इंक्लूडेड हैं। और ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनके प्रभाव में ही उन्होंने नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन जो था उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था। और बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, उसके फाउंडिंग मेंबर ये थे। इसके अलावा इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, नमक सत्याग्रह, उस पर इन्होंने पीएचडी करी है। और 1967 में इनका देहावसान हो गया था। अब उनके जो व्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। उनके न्यू सोशलिज्म पे जो व्यूज़ हैं वो बहुत फेमस हैं। इसके 7 पिलर्स इसमें उन्होंने बताए थे। सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू समझते हैं, इसमें क्या बात है, इसमें क्या कंटेंट है एक्चुअली। इन्होंने अपने न्यू सोशलिज्म के माध्यम से जो नेहरू जी का टेक्निकल सोशलिज्म था उसका इन्होंने विरोध किया था। नेहरू जी के जो 5 ईयर प्लान था उसका भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। इसके अलावा इन्होंने लोगों में, समाज में या देश में लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने की बात करी थी, इनके बीच में समानता आए, इस संबंध में अपने विचार रखे थे इस न्यू सोशलिज्म के अंतर्गत। इनका जो ये न्यू सोशलिज्म है इसको लोहिया समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबके भले की बात करी थी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के भले की बात नहीं करी थी। उन्होंने कहा था कि पूरे देश का भला तभी हो सकता है जब इस सभी समाज के सभी वर्ग जो है उनका भला हो। इसके अलावा उन्होंने अपने न्यू सोशलिज्म के माध्यम से एक डिसेंट और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने की बात उन्होंने करी थी। इसमें उन्होंने 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स दिए थे। वो कुछ इस तरह हैं। पहला, इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता की उन्होंने बात करी थी। दूसरा, वुमेन इमेंसिपेशन। ये जो सातों चीज़ें हैं ये समाजवाद के पिलर्स हैं। जब ये सातों चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी नव समाजवाद खड़ा होगा और देश का उद्धार हो सकेगा उनके माध्यम से। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करी थी। वुमेन इमेंसिपेशन मतलब वुमेन को खुद के अधिकार हों, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उन्होंने जोर दिया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के बिना जो है समाजवाद सार्थक नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता की बात करी थी, इंडिपेंडेंस देने की बात करी थी कि लोगों को अपने विचार और अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, जिससे वह अपने जीवन में और देश के लिए उद्धार कर सकें। इसके अलावा उन्होंने कास्ट का भी अबोलिश किया था। उन्होंने कहा था कि कास्ट जो है वो देश की प्रगति में बाधक होता है। इसके अलावा उन्होंने विचारों की स्वतंत्रता की बात करी थी। इसके अलावा सिविल डिसओबियंस मतलब जो है अगेंस्ट वायलेंट रिवॉल्यूशंस, मतलब उन्होंने जो गांधी जी का बेसिक था सविनय अवज्ञा, उस पर उन्होंने जोर दिया था कि हमें उसको सहारा लेना चाहिए बजाय कि वायलेंट रिवॉल्यूशंस के। इसके अलावा उन्होंने सोशल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करी थी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये 7 प्लस थे नव समाजवाद के। इसके अलावा उन्होंने इक्वालिटी की बात करी थी। उसमें उन्होंने 2 डायमेंशंस बताई थी कि इक्वालिटी होनी चाहिए वो इनर और आउटर होनी चाहिए, मतलब विचारों में भी समानता होनी चाहिए देश के नागरिकों के बीच में, और संसाधनों में समानता तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा उन्होंने स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक और भौतिक समानता की भी बात करी थी। ये 2 डायमेंशंस थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एमएसएमई को उन्होंने सपोर्ट किया था, मतलब जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं, तो उनको भी उन्होंने समर्थन किया था। कास्ट सिस्टम को उन्होंने नकारा था। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस तरीके से हमने बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो इन्होंने पर्यावरण का जो फैक्टर था उसको भी ध्यान में रखा था। इसके अलावा केंद्रीकरण का इन्होंने अपोज़ किया था।
सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कि धन किसी एक समाज के किसी एक सेक्शन के पास में एकत्रित नहीं होना चाहिए, ये सभी लोगों में समान रूप से विस्तृत होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पंचायत को सपोर्ट किया था, ये इनके सामान्य नियम थे। इसके अलावा उनके कुछ कोटेशंस थे जो बहुत फेमस है, जैसे सत्याग्रह विदाउट कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो सत्याग्रह विदाउट कंस्ट्रक्टिव वर्क इज़ लाइक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। जैसे एक वाक्य जो है वो बिना वर्ब के, बिना क्रिया के है हो तो वो नीरस होता है, ठीक उसी तरह सत्याग्रह भी यदि कंस्ट्रक्टिव वर्क के बिना हो तो वो भी बेकार है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी को की पावर को रिस्टोर, उसकी ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए एक और कोटेशन कहा था कि द यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ हिंड्रांस टू ओरिजिनल थिंकिंग। मतलब इंग्लिश का यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो ये बाधक है ओरिजिनल थिंकिंग में। इसके अलावा यह जो है इन्फीरियरिटी लाती है और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पब्लिक के बीच में गैप क्रिएट करती है। तो इसलिए हमें हिंदी की ग्लोरी को रिस्टोर करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कास्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, और रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटी जो है वो एबिलिटी को रोकता है, और जो रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी है वो फिर से अपॉर्चुनिटी को रोकता है। तो ये पूरा साइकिल बन जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जहाँ पर कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग होता है, वो जहाँ पर प्रभावी होता है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी और एबिलिटी वो है वो एक स्मॉल सर्किल होता है पीपल, उसमें रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए कास्ट सिस्टम जो है वो समाज के उत्थान में बाधक होता है। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा।